Ừ.
ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई विश मेरी आवाज़ और प्रेजेंटेशन आप सबको क्लियर है। तो शुड वी स्टार्ट द मीटिंग या शुड वी वेट फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स? तो मेक श्योर माय वॉइस इज क्लियर। आप लोग चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई माइक अनम्यूट करके बात करना चाहे तो वो कर सकता है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके। ओके, वॉइस क्लियर है। अब लास्टली मुझे बस आप प्रेजेंटेशंस का मुझे बता दें कि जस्ट अ सेक। अब आप लोगों को बुक भी शो हो रही है? ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, अब हम प्रोसीड करते हैं। हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी जो है टाइम वगैरह डिवाइड करना है वगैरह बहरहाल। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जितने भी लोग डीजी खान से ज़्यादातर हैं तो उनकी जो फिजिकल क्लासेस होंगी, आप सबको पता है कि ये वाला जो कमिंग संडे है, संडे मंडे और ट्यूसडे होंगी एविसन इंस्टीट्यूट में। नंबर वन थिंग। नंबर टू ये है कि जो क्लासेस की टाइमिंग है वो मॉर्निंग है आपकी 10 से ऑनवर्ड होगी। 10 या 9 बजे रखेंगे, वो हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। और दूसरा, इसमें कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो कराची के हैं। कराची की फिजिकल क्लासेस एट द एंड ऑफ जुलाई में होंगी, और 15-16 को लाहौर वालों की। ठीक है। और दूसरा ये कि कोई ये मार्किंग बीच में अपना बोर्ड यूज कर रहा है तो काइंडली वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। अच्छा, किसी का भी कोई कंसर्न क्वेश्चन होगा, हम एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं उनके क्वेश्चन सुन भी लूंगा और उनको हम देंगे। ठीक है। तो ये कोई मार्किंग वगैरह बोर्ड से कर रहा है, इसको काइंडली थोड़ा सा अवॉइड कर दें। व्हाट अबाउट ओवरसीज? ओवरसीज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिजिकल क्लासेस डेफिनेटली आई कान हेल्प देम, बट उनके लिए मैं ये फैसिलिटी कर सकता हूँ कि जितनी भी फिजिकल टेक्निक हम सीखेंगे, लेट सपोज डीजी खान में जब क्लासेस होंगी या लाहौर में जब क्लासेस होंगी, उनको मैं रिकॉर्ड करके उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपके 300 टेक्निक्स दे आर इन्वॉल्व इन दिस डिप्लोमा। आपकी ईच एंड एवरी टेक्निक की वीडियो आई विल गिव टू यू, और वो मैं किसी भी लिंक के थ्रू दे सकता हूँ आपको, जूम के थ्रू भी दे सकता हूँ। एंड इफ यू वांट अनदर ऑप्शन फॉर यू गाइस इज दैट कि हम ये भी कर सकते हैं कि जूम आप लोगों के लिए अरेंज करके, जूम वीडियो कॉल अरेंज करके मैं आपको 2 या 3 घंटे की जो फिजिकल क्लासेस होंगी वो डेज के हिसाब से डिवाइड कर सकता हूँ, और वो आपकी टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल टाइमिंग वगैरह थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक हो गया? ओके। तो लेट्स आगाज स्टार्ट करते हैं। हम आगाज करते हैं अपने डिप्लोमा की फर्स्ट क्लास से। सबसे पहले ये डिप्लोमा जो है, एज आई ऑलरेडी मेंशनड, इट्स ऑल अबाउट मैनुअल थेरेपी। इट्स डिप्लोमा इन मैनुअल थेरेपी। ये 3 मंथ्स का जो है डिप्लोमा है, जिसमें हम स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट जितने भी हैं उनकी टोटल सबको मिला के 300 हम मेनोथेरेपी की टेक्निक सीखेंगे। मेनोथेरेपी में बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेनोथेरेपी कोई अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं है, काफी लोग समझते हैं कि मेनोथेरेपी जो है वो अलग चीज, अलग नहीं है, वो फिजियोथेरेपी का पार्ट ही है। बस ये कि थोड़ा सा वो अपडेटेड है, उसमें टेक्निक्स थोड़ी सी अपडेटेड है, इसीलिए उसको पढ़ना लाजम होता है। अब जब चूंकि हम मेनोथेरेपी का आगाज करते हैं तो जैसी बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि मेनोथेरेपी का जो बुनियाद है वो किसने रखा था और उसका आगाज कहाँ से हुआ। और ये जो बुक आपके सामने ये ओपन हुई है, ये मेरी ही बुक है, जो वॉल्यूम 2 की बुक है। और इंशाल्लाह ये अभी इसी मंथ लॉन्च होके
अपलोड भी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आगाज करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोपेडिक जो मैनुअल थेरेपी था, जिसका मकसद ये था कि ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी जब बुनियाद डाला था, तो हम सबसे पहले कैल्टनबॉर्न को जरूर याद करते हैं। ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेडी कैल्टनबॉर्न ने डाला था, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके की प्रिंसिपल्स क्या है, उसको तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले से हम उसका आगाज देते हैं। तो ये वो 1954 की बात है, जब उन्हें ये मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट का आगाज पड़ा था। उससे पहले क्या होता था कि सिर्फ ज्यादातर सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर ध्यान होता था, लेकिन फ्रेडी कैल्टनबॉर्न ने एक मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट का बुनियाद डाला, और 1954 में एक उन्होंने बस बात रखी थी, जिसका एक लंबा नाम था, लेकिन आगे चल के उसको कैल्टनबॉर्न कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। वो क्या है उसको हम आगे आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम पढ़े, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टोरी है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट की, वो सिर्फ ये था 1940s में ये आगाज हुआ था। कहाँ पे, जहाँ पे जो सोल्जर्स वगैरह होते थे, डिसेबल्ड सोल्जर्स होते थे, उनकी, हम सबको पता है कि जो फिजियोथेरेपी के बेसिकली बुनियाद है वो नर्सिंग से आया हुआ है। पहले के दौर में जब जंगे वगैरह होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो सोल्जर्स इंजर्ड होते थे, उनकी नर्सिंग्स वगैरह होती थी, उनकी पहले नर्सेस उनकी टेक केयर ऑफ करते थे, और मीन वाइल उनकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह कराई जाती थी, और वही नर्स करती थी। वहां से आगाज फिजिकल थेरेपी का पड़ा हुआ है। बहरहाल, तो जो ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट है वो भी उन्हीं डिसेबल्ड सोल्जर्स को ट्रीटमेंट करते वक्त उनकी स्पाइन के प्रॉब्लम्स, उनके पेरिफेरल प्रॉब्लम्स, ज्यादातर क्या कराया जाता था, तो उनमें थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू मसाज किया जाता था। मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था। एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स के ऊपर ज्यादातर कॉन्सेप्ट होता था, और यही इन्हीं के बुनियाद पे ही आगे चल के, और ज्यादातर इसमें डिटेल नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था हाउएवर द रिजल्ट्स वर नॉट मच सेटिस्फैक्टरी, रिजल्ट ज्यादातर नहीं होते थे। फिर फ्रेडी कर्टनबोन जब 1940s के बाद 1950s में है हम आए, तो लंदन में उन्होंने अपना जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक के ऊपर, अगर आप लोगों को याद हो कि फ्रेडी कर्टनबोन ने दो किताबें लिखी है, एक लिखी है पेरिफेरल जॉइंट्स के ऊपर और एक लिखी है स्पाइन के ऊपर। बहरहाल 1950s में आके ये लंदन की तरफ आते हैं और जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं, और वहां पे ये डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मिलते हैं, जिसमें हमारे पास डॉक्टर मेनल है, और ऑर्थोपेडिक डेविड जे है, जो सीरेक्स, जेम्स सीरेक्स के नाम से, जिसके बारे में, जिन्होंने ज्यादातर काम जो है अपना सॉफ्ट टिश्यू, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने बाद में ऑर्थोपेडिक में काम किया, और उनके वालिद साहब ऑर्थोपेडिक मेडिसिन से बिलोंग करते थे। बहरहाल, तो डॉक्टर जेम्स सीरेक जो है वो उन्होंने नॉर्वे में विजिट किया, फिर इनके कैल्टनबर्न के कॉन्सेप्ट को देखा, और आगे चल के कैल्टनबर्न का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा मतलब उसको मजीद एक्सप्लोर किया, और ज्यादातर किन चीजों के ऊपर ये ज्यादातर फोकस करता था, ये यूज होता था सिम्टोमेटिक रिलीफ के ऊपर, स्पेशली पेन, हमें पता है कि ज्यादातर हम इन चीजों के ऊपर काम करते थे। रिलैक्सेशन ऑफ मसल स्पाज्म के ऊपर, जो मसल स्पाज्म है उनको कैसे कम किया जाए, कैसे रिलैक्स किया जाए, या स्ट्रेचिंग ऑफ द शॉर्टन्ड स्ट्रक्चर, जो शॉर्टन्ड स्ट्रक्चर या कनेक्टिव टिश्यूज है जो शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कम हो जा कहने की जो उनकी लेंथ कम हो जाती थी, ठीक है, उनको लेंथन करने के लिए, उनको स्ट्रेचेस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पहले पहले यूज हुआ। फिर 1950s के बाद हम 1960s में आते हैं, जहाँ पे फ्रेडी कर्टनबॉर्न ने कंटिन्यू किया मैनुअल थेरेपी कोर्सेज पढ़ाया फिजियोथेरेपिस्ट को नॉर्डिक कंट्रीज में और भी डिफरेंट कंट्रीज में, जहाँ पे इनकी मुलाकात ओलेफ एलजेव से होती है, जिन्होंने मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको लोग कलेक्टिवली OMT, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट कहते हैं, या जिसको कर्टनबॉर्न एविजेंट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और इन दोनों को कलेक्टिव इस सेंस में कहा जाता है कि कल्टनबोर्न, फ्रेडी कल्टनबोर्न का नाम है, एवजेंथ जो है वो ऑलिव ऑलिव एवजेंथ जो थी, उनके साथ कलीग थी, उनका नाम है, दोनों ने मिलके इसमें कंट्रीब्यूट किया, और फाइनली 1960s में आके ये कॉन्सेप्ट मजीद एक्सप्लोर हुआ। इस कॉन्सेप्ट का बुनियाद क्या है, उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर द इयर्स OMT जो कॉन्सेप्ट था वो लोगों को फायदा देता गया, जिसमें मुख्तलिफ फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिशियन भी उनको यूज करते थे, और आगे चल के ये IFOMT इंटरनेशनल जो फेडरेशन है ऑर्थोपेडिक मैनुथेरेपी की, मैनिपुलेटिव थेरेपी की, वहां से भी अप्रूव हो, और फाइनली अप्रूव सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये कराते थे। बहरहाल, तो थोड़ी सी मैनुथेरेपी की हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। आप में से किसी ने मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड यूज किया, और यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर दी गई है, तो काइंडली अगर इस येलो मार्किंग को आप लोग जिसने भी ये की है उसको अगर रिमूव कर दो तो इट वुड बी बेटर। आई डोंट नो, ये मैं ट्राई करता हूँ, अगर इफ आई कैन रिमूव इट। यस आई कैन। ओके, ठीक, थैंक यू। ओके, थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। मैनोथेरेपी की जो हिस्ट्री है, मैनोथेरेपी इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये आज का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। हिपोक्रेट्स, आर्कोरेट्स
के दौर का ये कॉन्सेप्ट है, जिसको हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। ये बात है 460 से लेकर 377 बीसी, जब ये फिजिशियंस का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तभी एक वर्ड यूज होता था। तो उनकी कुछ पिक्चर्स हैं, तस्वीर हम वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंशियंट सिविलाइजेशंस में कुछ मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, इनके कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इनकी कुछ तस्वीर मिलती है, वो मैं आप लोगों को शो कर सकता हूँ ये कैसे यूज होता था। तो जो मेनोथेरेपी की टेक्निक्स है, वो डिफरेंट ममालिक से आते हुए, ये हिपोक्रेट से आके इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, इंडिया वगैरह से आते हुए, फिर डेफिनेटली पाकिस्तान में तो थेरेपी का कॉन्सेप्ट 1954 में आया है। और स्पेशली जो मेनल थेरेपी है वो उसका एक सिर्फ पार्ट था, लेकिन रिसेंटली आफ्टर स्पेशली 2015 के बाद मेनल थेरेपी को अच्छा, लेकिन फिजियोथेरेपी का बुनियाद तो 1954 में आ चुका था। स्टार्टिंग फ्रॉम कराची से, पहले 3 साल डिग्री थी, फिर 4 हुई, फिर वो डीपीडी में कन्वर्ट हुई, एंड अब तो मास्टर वगैरह भी इसमें होती है। बहरहाल, तो ये उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, मिडिल एज और 18 19 सेंचुरीज में, 20 सेंचुरीज। हम डायरेक्टली 20 सेंचुरीज को पढ़ते हैं, हम उसकी डिटेल में इतना नहीं जाते। अगर आप ये पिक्चर थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, ये पिक्चर्स बेसिकली एम्ब्रोइस पैर के दौर की है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, पहले अगर आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर देख लें, जिसमें एक दोनों तरफ से जो कह लें कि पोल है, वहां से रस्से गुजर रहे हैं बेसिकली, और ये जो रोप्स है, रस्सियां हैं, ये क्या कर रही है, बॉडी को पुल कर रही है। दैट इज काइंड ऑफ द लंबर ट्रैक्शन, जिसको आप स्पाइनल ट्रैक्शन भी कह सकते हो। तो आप देखेंगे किस तरह ऊपर से अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी को दोनों को डिपार्ट किया जा रहा है, ताकि लंबर स्पाइन के ऊपर स्पाइनल ट्रैक्शन आ जाए, और उसके बाद आप इसको कुछ मोबिलाइज वगैरह कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड वाली बात है। अगर आप इसको मशीन के बगैर देना चाहे तो मैनुअली अगर आप देख सकते हैं, तो वो जो बंदा है वो किस तरह एक बॉडी को बेसिकली पुल कर रहा है, और उसको इस पे भी क्या हो रहा है, स्पाइनल की ट्रैक्शन। हमें आमतौर पे पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जब एक्सटेंशन में जाती है तो ऑटोमेटिकली स्पाइन के ऊपर ट्रैक्शन आने लगती है। ठीक है, वी ऑल नो दैट। और यूजुअली एक्सटेंशन में हमारी बॉडी बहुत ही कम जाती है। तो दोनों सूरत हाल में अगर हम देखें तो बेसिकली स्पाइनल ट्रैक्शन हो रही है, और स्पाइनल ट्रैक्शन इज आल्सो वन ऑफ द जो है मेनोथेरेपी टेक्निक। ठीक है, तो ये तस्वीरें इंडिकेट करती हैं कि जो मेनोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत पुराना है। हाँ, वो अलग बात है, उसको बाद में नाम अलग दिए गए, मतलब अब लोग उसको डिफरेंट नाम से जानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आगाज इनका पुराना है। ठीक है, ओके जी। फिर मैनुअल थेरेपी के बाद मैनिपुलेशंस की बात आती है। तो मैनिपुलेशंस के बारे में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैनिपुलेशंस को लोग मिसकॉन्सेप्ट समझते हैं कि जिसमें सिर्फ हाई वेलोसिटी थ्रस्ट हो। हर बार ऐसा नहीं होता। मैनिपुलेशंस में, का मकसद होता है कि जॉइंट को एंड रेंजेस के बाहर लाना। जब आप किसी जॉइंट को उसकी एंड रेंज के बाहर ले आते हो, चाहे उसमें थ्रस्ट हो या ना हो, वो ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो जाता है। सो मैनिपुलेशन इज बेसिकली bringing the joint at the end of range of motion, या just bringing it beyond the end range of motion, आसान लफ्जों में। तो मैनिपुलेशंस का अगर आप हिस्ट्री देखें, तो उसको हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैनिपुलेशंस की भी हिस्ट्री है वो भी मैनुअल थेरेपी की तरह पुरानी है, जिसके हवाले से मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। आपके सामने एक पिक्चर खुली हुई है जिसपे लिखा हुआ फॉलिंग लेडर, जिसको कुछ लोग सक्सेशन का नाम भी देते हैं। और ये किस बहुत 90s की बात, बेसिकली दौर की बात हो रही है, जिसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है कि एक बॉडी को जो दरमियान में है, सेंटर में, उसको उल्टा लटका है, तभी इसका नाम है फॉलिंग लेडर। और दोनों तरफ जो बंदे हैं वो उसको रस्सी के थ्रू उसको पुल कर रहे हैं, जिस तरह हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं। तो ये एक सस्पेंशन टाइप बॉडी है कि बॉडी जब उल्टी लेटती है और टांगों से उसको लेग से ऊपर से पकड़ा गया, तो डेफिनेटली बॉडी में एक ट्रैक्शन फोर्स आ रहा होता है। तो ये भी देखें, ये कितना पुराना कॉन्सेप्ट है। पिक्चर ही हमें बता दी इतने पुरानी चीज है, लेकिन स्टिल वो अब उनको लोग अब डिफरेंट नाम देते। अब आपके पास ट्रैक्शन यूनिट आ गए, अब आप काउच के थ्रू, मशीन के थ्रू मैकेनिकल ट्रैक्शन देते हो, जिसमें सर्वाइकल को अलग परसेंटेज दिया जाता है, लंबर को अलग दिया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो कितनी हमारे पास पुरानी, ये कम से कम हिस्ट्री 90s 40s की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसकी हिस्ट्री डिटेल में हम 1960s तक आ जाते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है? कहीं पे भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आई डोंट नो, ज्यादातर आप लोग टेक्निक से वाबस्ता होंगे, लेकिन टेक्निक्स इन कॉन्सेप्ट के बगैर अधूरी है। जितनी भी हम मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशंस करते हैं ना, तो उसमें कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, आर्थ्रोकाइनेमेटिक, ऑस्टियोकाइनेमेटिक, इनका क्लियर होना बिल्कुल लाजम है। उसके बाद बायोमेकेनिक्स में एक मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर। शॉर्ट लीवर, लॉन्ग लीवर को मैं इतना कहूंगा कि जो शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर है, उसमें मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक वेट उठाते हो, और उस वेट उठाकर आप अपने बाजू खोल देते हो। फॉर एग्जांपल, एक आप अपने शोल्डर्स फॉरवर्ड फ्लेक्शन में ले जाए, और आपने एक वेट उठाया हुआ, तो आप ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि आप लॉन्ग लीवर पे काम कर रहे हैं बेसिकली। जब आपका लीवरेज आर्म ज्यादा बड़ा होता है, इसी बाजू को, वजन को, आप बाजू को बंद करें, वजन को अपने बॉडी के कम करीब ले आए,
तो आप ज्यादा देर चल पाएंगे, ज्यादा देर उठा पाएंगे। दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द शॉर्ट लीवर। सेम मैं आपको अगेन एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम सर्वाइकल की मैनिपुलेशंस करते हैं, तो आपकी बॉडी, जब आप सर्वाइकल को पकड़ते हो अपने हाथों से पेशेंट की सर्वाइकल को, तो मैनिपुलेट करते वक्त आप बॉडी के करीब जितना होंगे उतना ही फोर्स आपका कम लगेगा और रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यही हाथ बाजों को खोलकर सर्वाइकल को मैनिपुलेट करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ज्यादा पेशेंस कर पाएंगे। आप एक दो के बाद डेफिनेटली थक जाएंगे। तो शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर भी कहा गया था कि शॉर्ट लीवर पे हमें ज्यादा डैमेज के चांसेस होते हैं, लॉन्ग लीवर के ऊपर भी होते थे। लेकिन आगे चल के ये कॉन्सेप्ट मजीद लॉन्ग लीवर से अब हम शॉर्ट लीवर की तरफ आ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट, अच्छा ये शॉर्ट लीवर लॉन्ग लीवर कॉन्सेप्ट भी केल्टन बॉन्ड साहब का है। दूसरा कॉन्सेप्ट था इनका कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल का। आई डोंट थिंक सो मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ। कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स में। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स में एप्लीकेबल है, बाकी जॉइंट्स पे नहीं। लाइक स्पाइन पे इतना एप्लीकेबल नहीं है क्या? पहले इस रूल को समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल मतलब एक आपके पास सरफेस हो, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों सरफेसेस हैं, आगे चल के उनको मजीद इलोबरेट करेंगे। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जब आपका कॉन्वेक्स पार्ट, एक कॉन्वेक्स मतलब फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमरल जॉइंट है, आपका शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। ह्यूमरस का जो हेड है वो कॉन्वेक्स है शक्ल में, बाय शेप। और जो आपका ग्लिनोइड केविटी है, बेसिकली जो स्केपुला का पार्ट है, वो आपका कॉनकेव है। उसमें केविटी है, केविटी से केव निकला, इसीलिए आप याद रखें कि कॉनकेव मतलब जिसमें केविटी हो, और कॉन्वेक्स मतलब जिसमें केविटी ना हो। जब भी आप, अब ये हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल। बेसिकली ये रूल नहीं हुआ, ये सिर्फ सर्विसेज हुआ। अब हम आ जाते हैं रूल के ऊपर। रूल के मुताबिक जब आप कॉन्वेक्स सरफेस को मूव करेंगे और कॉनकेव को स्टेबलाइज रखेंगे, कॉन्वेक्स पार्ट जब आप अपना मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल बॉडी का या किसी भी जॉइंट का, ये साइनोवियल जॉइंट की बात होगी, तो जो बोन की मूवमेंट है और जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है वो दोनों अपोजिट होंगी। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बोन की मूवमेंट मतलब ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट, आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी मूवमेंट्स है, जो आप मूवमेंट देख सकते हो, वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। और जॉइंट सरफेसेस की मूवमेंट मतलब आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट, जो आप मूवमेंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, ये जॉइंट सरफेस के अंदर होती है, इनका नाम है ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। और जो मूवमेंट आप लोग देख सकते हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो है आपकी ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट, नंबर वन थिंग। तो मैंने पहले क्या कहा था, रूल क्या है कि जब आप कॉन्वेक्स पार्ट को मूव करोगे, कॉनकेव को नहीं करोगे, तो आपकी जो ऑस्टोकाइनेमेटिक मूवमेंट और जो ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट है, वो दोनों अपोजिट होंगी। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग क्या करो, आप अपने शोल्डर की एबडक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। जब आप शोल्डर की एबडक्शन परफॉर्म करोगे, तो आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, इजंट इट क्लियर है? जब आप शोल्डर की फ्लेक्शन करो या एबडक्शन करो, तो आपका जो हाथ है, डिस्टल हैंड है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ह्यूमरस का जो डिस्टल सरफेस है, प्रोक्सिमल सरफेस जो ग्लिनोइड के साथ अटैच है, जो डिस्टल सरफेस जो एल्बो जॉइंट बनाता है, तो जो डिस्टल सरफेस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। डन है? मीन वाइल एबडक्शन या फ्लेक्शन दौरान ऊपर गया, तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, अपवर्ड। और मीन वाइल जो प्रोक्सिमल पार्ट है ह्यूमरस का, जो आपका हेड है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, वो ग्लाइड किस तरफ करेगा, डाउनवर्ड। तो डिस्टल पार्ट किधर जा रहा है, ऊपर। इंफीरियर पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट किधर जा रहा है, नीचे। तो दे आर बोथ अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन कि जब भी कॉन्वेक्स पार्ट मूव करेगा और कॉनकेव मूव नहीं करेगा, तो दोनों की मूवमेंट अपोजिट होगी। इज दैट क्लियर? रूल नंबर वन। यही फार्मूला आप किसी और पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप हिप पे abduction परफॉर्म करते हो या फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करते हो, तो जब आप हिप की फ्लेक्शन करोगे, तो फीमर का जो डिस्टल पार्ट है, मतलब घुटना जो नी जॉइंट बनाता है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, छत की तरफ, आसमान की तरफ। और मीन आपका जो हिप का आपका फीमर हेड है, फीमोरल हेड है, वो इंफीरियरली ग्लाइड करेगा डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन, दिस इज रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या होगा, अब आप कॉन्वेक्स पार्ट को मूव नहीं करा रहे, अब आप कॉनकेव को मूव कराओगे। कॉनकेव पार्ट जब मूव करेगा, तो मूवमेंट जो दोनों की वो सेम होगी। जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास एल्बो जॉइंट है। जब आप एल्बो जॉइंट पे मूव करते हो, तो जो ट्रोकुलर नॉच है और ट्रोकुलर जो केविटी है, जो ट्रोकुलर केविटी है, बेसिकली ट्रोकुलर प्रोसेस है, अल्लाह का पार्ट है। और ट्रोकुलर जो नॉच है वो ह्यूमरस का पार्ट है। जब आप एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल, तो आपका हाथ शोल्डर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, आपके मुंह की तरफ आता है। मतलब जो ह्यूमरस का, आपका जो एल्बो जॉइंट का डिस्टल पार्ट है, वो ऊपर आता है। मीनवाइल जो केविटी है वो भी ऊपर आती है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। और जब आप एक्सटेंशन करते हो, तो दोनों नीचे जाते हैं। सो व्हेन द कॉनकेव पार्ट इज मूविंग, कॉनकेव इसमें
इसमें कॉनकेव पार्ट कौन सा है? इसमें कॉनकेव पार्ट है ट्रोकुलर नॉच, ठीक है, जो अल्ना का पार्ट है, और जो ट्रोकुलर प्रोसेस है जिसके ऊपर ये ट्रोकुलर मूवमेंट होती है वो ह्यूमरस का पार्ट है। तो जो ह्यूमरस है वो उसी जगह पे रहती है ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन, लेकिन जो अल्ना है जिसका पार्ट है वो अल्ना ऊपर की तरफ मूव करता है। सो दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। आई विश दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। फिर मैं इसका आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी का क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? ओके जी, अब सवाल ये है इसको पढ़ने का फायदा क्या है, मतलब व्हाई वी शुड स्टडी दिस थ्योरेटिकल पार्ट। इसका थ्योरेटिकल पार्ट ये है, एक ऐसा पेशेंट जो आपकी शोल्डर एब्डक्शन की रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। अब शोल्डर एब्डक्शन में यूजुअली शोल्डर जो हाथ है आपका वो ऊपर जाना चाहिए और ग्लाइड किस तरफ होना चाहिए? डाउनवर्ड, इंफीरियरली। इट मींस अगर किसी की इंफीरियर मूवमेंट ह्यूमरल हेड पे रिस्ट्रिक्टेड है तो उसकी एब्डक्शन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो मतलब शोल्डर एब्डक्शन अगर किसी की रिस्ट्रिक्टेड हो तो ग्लाइड आप कौन सा दोगे? इंफीरियर। अगर किसी की शोल्डर फ्लेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड हो ना, फॉर एग्जांपल, उसको तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन शोल्डर एब्डक्शन में इन ग्लाइड किस तरफ होती है? इंफीरियर। तो आप किस तरफ ग्लाइड दोगे? इंफीरियर, इंफीरियरली। और अगर किसी की शोल्डर फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो तो शोल्डर फ्लेक्शन के वक्त जो आपका ह्यूमरल हेड है वो पोस्टीरियरली ग्लाइड करता है, तो आप उसमें कौन सी ग्लाइड दोगे? पोस्टीरियर। इसी तरह शोल्डर एक्सटेंशन में एंटीरियर ग्लाइड। तो दिस इज हाउ ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, कि हम उसको प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई करते हैं। और यही एग्जांपल मैंने इस बुक में भी मेंशन की हुई है। ओके जी। तो बहुत सारी मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की टेक्निक्स है। मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू, हम एक एक कर को, ये सिर्फ मेंशनड है, हम इसको डिटेल में आगे चल के वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फिर टेपिंग है, ब्रेसिंग है, ये भी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स है। और अब तो मॉडलिटीज भी लोग यूज करते हैं, टेंस, अल्ट्रासाउंड पुराने दौर से चलते आ रहे हैं, स्टिल चलते आ रहे हैं। और मॉडलिटीज ऐसा नहीं है कि मॉडलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं है, मॉडलिटीज आर वेरी इफेक्टिव, लेकिन अगर वो एविडेंट बेस हो। लाइक आपकी जो शॉक वेव है, या आपकी जो एक्यूपंक्चर है, या आपकी जो लेजर है, दे आर वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड इज वेरी इफेक्टिव। तो जिन जिन मॉडलिटीज का एविडेंस है, आर्टिकल्स है, उनका उनका बड़ा एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। ओके जी। ट्रायल ट्रीटमेंट एंड क्लिनिकल रीजनिंग एक छोटा सा टॉपिक था। ट्रायल ट्रीटमेंट मतलब पहले के दौर में ये होता था कि अगर कोई किसी बंदे ने कोई टेक्निक एक्सप्लेन की है कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये सॉफ्ट टिश्यू, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने मतलब पहले कहा गया था कि भाई इंफीरियर ग्लाइड देते हैं हम एब्डक्शन को प्रोमोट करने के लिए, तो इसके पहले ट्रायल होते थे। ऐसा नहीं कि इसने कहा मान लिया बुक छाप दी, ऐसा नहीं होता। पहले उनके ट्रायल होते थे। ट्रायल में ये होता था कि एक्सपर्ट पैनल्स बैठते थे, लोग डिस्कस करते थे, वो कहते थे भाई एब्डक्शन में ये वाला ग्लाइड देंगे, ये वाला ग्लाइड देंगे। तो 10 पेशेंट जिनकी एब्डक्शन रिस्ट्रिक्टेड होगी फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर परफॉर्म किए गए इंफीरियर गए, लोगों ने कहा कि ये 60 से 70% रिजल्ट दे रहा है, उनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते थे। और फिर ये ट्रायल ट्रीटमेंट हो गया ना किस्म का। और फिर क्लिनिकल रीजनिंग से मुराद हम क्लिनिकली उसको फिर डेफिनेटली रिसर्च वगैरह कराते होंगे, लोग आर्टिकल छापते होंगे, उसके बाद जाके अप्रूवल देते होंगे कि हाँ इंफीरियर ग्लाइड इज वेरी इफेक्टिव, या इंफीरियर ग्लाइड इज द ग्लाइड ऑफ द चॉइस इन द पेशेंट विद द रिस्ट्रिक्टेड एब्डक्शन। दिस इज हाउ, इस तरह करके क्लिनिकल ट्रायल्स और ट्रीटमेंट होते थे। ये इसका ओवरव्यू है। सारी डिटेल्ड इसमें चीजें मेंशन्ड है। मैं डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे आ जाता हूँ। वो बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, और इतना तो माशाल्लाह हम सब प्रोफेशनल्स हैं, वी ऑल नो दैट। बट ये कि छोटा मोटे जो टॉपिक्स थे, मैंने कहा कि उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जहां जहां पे आप लोगों को लगे ना कि जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है, आप इसको प्रोसीड करें, हम डायरेक्टली टेक्निक्स की तरफ भी आ सकते हैं, नो इशू विद दैट। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें समझना लाजम है, ठीक है? तो जहां जहां पे आप लोगों को लगे सर ये बिल्कुल बेसिक चीजें, हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद भी जो है हमारे पास टॉपिक्स है, एसेसरी मोशन है, कंपोनेंट मोशंस है, या आप कह लो कि अल्लाह ने की दे क्लोज पैक और ओपन पैक। हम सब लोग ज्यादातर क्लोज पैक और ओपन पैक से वाकिफ हैं कि क्यों पढ़ते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमें क्लोज पैक और ओपन पैक पोजीशन से जॉइंट की पोजीशन का पता चलता है, और जॉइंट की पोजीशन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन हम बहुत ही कम देते हैं क्लोज पैक पोजीशन में। क्यों? क्लोज पैक पोजीशन में ऑलरेडी जॉइंट सर्फेसेस एक अपने एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ती मैनिपुलेट या मोबिलाइज करने की। लेकिन मोबिलाइज करने के लिए हमने ओपन पैक में लाना लाजमी होता है, तो ये उसकी एक क्लिनिकली पहचान है। दूसरा, क्लोज पैक पोजीशन में जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस इतना क्लोज होते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा थ्रस्ट भी उसको डिसलोकेट कर सकता है। इसीलिए पेशेंट से जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम पेशेंट से उसकी पोजीशन पूछते हैं कि भाई आपकी पोजीशन क्या थी। तो वैसे तो यूजुअली कैल्टन बोर्ड की बुक्स में 5 तरह की पोजीशन लिखी हुई है, लेकिन हमें सिर्फ 2 पढ़ाई जाती है। तो इसमें हमारे पास जो मेंशन्ड है क्लोज पैक एंड ओपन पैक है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोज पैक मतलब नाम ही बताता है, क्लोज पैक्ड पोजीशन।
वो पोजीशन जॉइंट की जिसमें जो जॉइंट आर्टिकुलर सर्फेसेस है वो एक इतने आपस में टाइटली क्लोज्ड होते हैं कि मजीद मूवमेंट वहां पे पॉसिबल नहीं होती। वहां पे लिगामेंट्स मसल्स जो स्ट्रक्चर सराउंड करते हैं वो बहुत ही टाइट होते हैं, तो वहां पे मूवमेंट कमी कराई कराई जाती है। हमें पता है कि क्लोज पे पोजीशन इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, इसलिए हम जाहिर सी बात है वहां पे कोई मूवमेंट नहीं कराएंगे। लूज पेक पोजीशन, हर वो पोजीशन जो क्लोज पेक पोजीशन से हटके होती है वो लूज पेक होती है, जहां पे स्ट्रक्चर लूज होती है, लिगामेंट्स मसल्स लूज होते हैं, जहां पे मजीद मूवमेंट भी पॉसिबल होती है, इसीलिए हम उसको लूज पेक पोजीशन कहते हैं। दिस इज हाउ सिंपली, ठीक है। जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट प्ले वो मूवमेंट्स होती हैं जो बिल्कुल आर्टिकुलर सर्फेसेस पे होती हैं, जिसको हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक नाम देते हैं। ये इनवॉलंटरी होती है, हमारे हाथ में नहीं होती, और बिल्कुल बेसिक चीजें काइनेमेटिक काइनेटिक स्पेसिफिक, इनको मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, मोबाइल सेगमेंट को पढ़ना चाहिए। मोबाइल सेगमेंट मतलब आपके जो दो वर्टिब्रल बॉडीज है, फॉर एग्जांपल दो वर्टिब्रल बॉडीज, उनके दरमियान डिस्क, ठीक है, दो वर्टिब्रल बॉडीज उनके दरमियान डिस्क और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इनको कलेक्टिवली मिलाकर एक वर्ड यूज किया जाता है, मोशन सेगमेंट। तो मोशन, ये बेसिक चीजें इसीलिए भी पढ़नी लाजिम है क्योंकि आगे चल के आपका पेपर भी होना होगा, जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ, दैट्स व्हाई। मोबाइल सेगमेंट मतलब जब आपके दो सेगमेंट आपस में, दो वर्टिब्रल बॉडी, एक दरमियान में डिस्क और उसके बराबर में जितनी भी स्ट्रक्चर है, नर्व मसल लिगामेंट्स, उस एक रीजन में जितनी भी स्ट्रक्चर्स आती है उनको कलेक्टिवली मिलाकर हम कहते हैं मोशन सेगमेंट, ठीक है। तो मोशन सेगमेंट मतलब इसमें तीन जॉइंट्स आ जाते हैं, दो फेसेट जॉइंट के और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। अब वर्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क यूज हुआ है तो उसको देखना लाजिम है। हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो अंदर से न्यूक्लियस पल्पोसस की बनी होती है, पानी की बनी बनी होती है, और जो ऊपर से आपके पास एन्युलस फाइब्रोसिस होता है वो सॉलिड होता है। तो अंदर आपका सेमी सॉलिड होता है पानी की तरह और बाहर सॉलिड होता है। और जो हम डिस्क बल्ज वर्ड वगैरह यूज करते हैं वो न्यूक्लियस पल्पोसस के निकलने को करते हैं। इसमें एन्युलर फाइब्रोसिस टूटता है, इसका और कोई रोल नहीं है। जब न्यूक्लियस पल्पोसस अपने हद से निकल के बाहर आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिफरेंट वगैरह वगैरह। और मेन फंक्शन हमारे जो डिस्क का है वो क्या है, एक ये शॉक एब्जॉर्प्शन के तौर पे काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, सपोर्ट देता है हमारे डिस्क को, हमारे मोरों को। और ज्यादातर जो स्पाइन में प्रॉब्लम्स भी आती है वो इन्हीं की वजह से आती है। और फेसिक जॉइंट की बदौलत हमें मूवमेंट मिलती है। अगर हमारी स्पाइन में मूवमेंट ना होती तो जाहिर सी बात हम बॉडी की मूवमेंट भी नहीं ना कर पाते, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ ही बिल्कुल फेसिट जॉइंट है, और फेसिट जॉइंट बड़ा मेन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की स्पाइन की स्पेशली मूवमेंट्स में। फेसिट जॉइंट हर एक सेगमेंट के दो फेसिट जॉइंट होते हैं, और आमतौर पे हमारे पास प्रॉब्लम भी जो चुक पड़ जाना होती है, लॉकिंग अनलॉकिंग, वो फेसिट जॉइंट की होती है। और स्पेशली जो हम मैन्युपुलेट करते हैं वो भी फेसिट जॉइंट को करते हैं, इसीलिए फेसिट जॉइंट की थोड़ी बहुत एनाटॉमी का आना हमारे लिए बिल्कुल लाजम है। ये इसके सब काम है। ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को, लोड बेयरिंग देता है, और सेंसरी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये सारे फेसेट जॉइंट के फंक्शन। इसके बाद इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का सिर्फ एक ही काम है कि ये न्यूरल फोरामेन और यहाँ से स्ट्रक्चर पास होती है। जितने भी हमारे पास रेडिकुलोपैथी के केसेस आ रहे होते हैं वो इन्हीं की बदौलत आ रहे होते हैं, जहाँ पे इंटरवर्टिब्रल जो फोरामेन्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से वो पास कर रहा होता है वो भी ब्लॉक हो जाती है। सो जो रेडिकुलोपैथी होती है, जो न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन होते हैं, जो लेमिनेक्टोमी होती है वो भी फोरामिन से जो नर्व कंप्रेस होती है उसी के ही निकालने को, डिस्क का जो पार्ट है जो रप्चर होके बाहर निकल जाता है बेसिकली, उसके निकालने को लेमिनेक्टोमी या डायसेक्टोमी बोला जाता है। ओके जी, एक छोटा सा टॉपिक है ब्लॉक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा सिंपली जहाँ पे वर्टिब्रा आपका जो है वो ब्लॉक हो जाता है वो फंक्शनल वर्टिब्रा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके जी, जॉइंट की पोजीशन हम बाकी डिस्कस कर रहे हैं। ये रेस्टिंग पोजीशन है जिसको पोजीशन ऑफ कंफर्ट भी कहा जाता है। ये 3D जॉइंट पोजीशन है, और अगेन ये बिल्कुल बेसिक्स है, इसको भी हम थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ेंगे। जॉइंट लॉकिंग है। जॉइंट लॉकिंग में हमारे पास मेन फेसेट लॉकिंग को पढ़ना लाजिम है। और फेसेट लॉक तब होता है जब आपकी पोजीशन जो है वो गलत हो जाती है किसी भी वजह से। जो फेसेट जॉइंट की एंगल होती है, फेसेट जॉइंट डिफरेंट एंगल्स होती है, सर्वाइकल की अलग है, थोरेसिक की अलग है। अगर हम गलत एंगल पे गलत फोर्स लगा लेते हैं तो जो फेसेट जॉइंट्स है वो आपस में लॉक्ड हो जाते हैं, जिसको डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम देते हैं। कुछ लोग चुप पड़ जाना करते हैं, लॉकिंग हो जाते हैं, और भी बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं, उसको हम फेसेट लॉकिंग करते हैं। और इसकी अनलॉकिंग करना मतलब फेसेट जॉइंट की मैनिपुलेशंस करना। ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थोकाइनेमेटिक की तस्वीरें आपके राइट साइड पे जो पिक्चर्स हैं, ये येलो कलर की ड्रेस में जो परफॉर्म्स हो रही है, ये सारी ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव रूल का एक बड़ा रोल
मैंने स्पाइन पेरिफेरल जॉइंट्स पे तो आपको दे दिया था, हिप वो इस पे। नी जॉइंट पे भी बड़ा इसका रोल है, क्लोज पे पोजीशन, ओपन पे पोजीशन के साथ साथ कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल का। अगर आप इस थोड़ी सी पिक्चर को देखें जो आपके सामने ये नी की पिक्चर बनी हुई है, घुटने की पिक्चर बनी हुई है, जब आप अपने सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग की तरफ आते हो फॉर एग्जांपल, तो आप नी एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हो बेसिकली, इजंट इट? तो उसी वक्त आपका जो डिस्टल फीमर है बेसिकली, वो ग्लाइड करता है टिबिया के ऊपर। इसमें कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव कौन है? इसमें कॉन्वेक्स जो है वो फीमर फीमर के कंडाइल्स है, और जो टिबिया के कंडाइल्स है जिसको टिबियल प्लेटू कहा जाता है, वो कॉनकेव है बेसिकली। तो जब आप नी एक्सटेंशन की तरफ करते हो, जब आप नी एक्सटेंशन उठने की तरफ आते हो, तो फीमर का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, जो आपके हिप जॉइंट का पार्ट है, वो ऊपर की तरफ आता है। जब आप उठने उठने की तरफ आते हो तो वो ऊपर होता है। और मीन जो आप टिबिया है वो पोस्टीरियरली ग्लाइड करती है टिबिया के ऊपर, इसके ऊपर टिबियल प्लेटू के ऊपर, फीमर का डिस्टल पार्ट बेसिकली। तो इट मींस किसी की अगर हिप नी की एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वहां पे नी की एक्सटेंशन अगर कम हो और आप देखो कि बोन में ग्लाइड देना है, तो आप वहां पे कौन सा ग्लाइड दोगे? पोस्टीरियर ग्लाइड। और अगर किसी की नी की फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो आप टिबिया को किस तरफ ग्लाइड करोगे? एंटीरियर ग्लाइड। इस तरह करके भी, तो ये भी इंपॉर्टेंस है बड़ी कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल की, ठीक है। अगेन ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं कपलिंग और नॉन कपलिंग के ऊपर। ग्लाइडिंग है, एबनॉर्मल है। ओके, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लो, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर हम आ जाएंगे ग्लाइडिंग और ट्रैक्शन के ऊपर। ट्रैक्शन हम हमेशा पैरेलल देते हैं और ग्लाइडिंग हम 90 डिग्री पे भी देते हैं। लेकिन इससे भी पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको क्लियर करता हुआ चलूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टिल, हम उसको पहले पढ़ेंगे। अगर आपके सामने राइट साइड की पिक्चर शो हो रही है जिसपे ग्लाइडिंग और ट्रैक्शन लिखा हुआ है, और वहां पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो एक वर्ड यूज होता है, केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट प्लान। हम कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल में भी प्लान का बड़ा वर्ड यूज करते हैं, प्लान, PLANE, केल्टन बॉन्ड प्लान इसको कहा जाता है। जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमेशा कॉनकेव सरफेस पे होता है, कभी भी कॉन्वेक्स सरफेस पे नहीं होगा, हमेशा कॉनकेव सरफेस पे होता है। तो अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स पार्ट है, ये कौन सा है? ये जो ज्वाइंट कॉन्वेक्स है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपका ह्यूमरस ज्वाइंट है, तो जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है ये कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव कौन सा है? जो आपका डिफरेंट पार्ट। अगर ये ह्यूमरो आपका शोल्डर ज्वाइंट है, तो जो ब्लू है वो आपका ह्यूमरल हेड है, और वो ग्लिनोइड है बेसिकली, जिस इसीलिए इसको ग्लिनो ह्यूमरल भी कहा जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट प्लान की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो वो किस पे है? कॉनकेव सरफेस पे। तो हमेशा जो कॉनकेव पार्ट होगा वहीं पे ही ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो ट्रीटमेंट प्लान अगर कोई पूछे तो क्या है? तो उसको बोलना एक इमेजिनरी प्लान है जो हमेशा कॉनकेव सरफेस पे पाया जाए। हर जॉइंट के दो ही सरफेस होंगे साइनोवियल जॉइंट में, एक कॉन्वेक्स सरफेस होगा, एक कॉनकेव सरफेस होगा। तो कॉन्वेक्स पे कभी नहीं होगा, हमेशा कॉनकेव पे होता है। ये ट्रीटमेंट प्लान होता है। और इस ट्रीटमेंट प्लान को देने का मकसद, हमें ये ग्लाइडिंग रोलिंग में बड़ा रोल प्ले करता है। हम वर्ड यूज करते हैं ना कि ग्लाइडिंग विथ रेस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट प्लान, ये वो बेसिकली ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ट्रीटमेंट प्लान को दूसरी पिक्चर में देखना चाहें तो पेज नंबर 33 आपको दिख रहा होगा। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो जो रेड कलर की वर्टिकल लाइन है वो ट्रीटमेंट प्लान है, उस पर ब्लैक कलर से लिखा भी हुआ है। तो देख रहे हैं कि उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है, दिस इज द ट्रीटमेंट प्लान। तो ये आपके पास कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। और जो उसके साथ बोल निमा स्ट्रक्चर है वो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये शोल्डर जॉइंट है तो ये ह्यूमरल हेड हुआ और ग्लिनोइड केविटी। अगर ये हिप जॉइंट है तो फीमोरल हेड हुआ और आपकी जो है वो एसिटेबुलम केविटी हुई, ठीक है। और यहाँ पे इस पिक्चर को दिखाने का मकसद बेसिकली कंप्रेशन और ट्रैक्शन है। कंप्रेशन और ट्रैक्शन में दोनों में क्या फर्क है? एक ट्रैक्शन है, एक डिस्ट्रैक्शन है, उसके हम बाद में आते हैं। पहले हम कंप्रेशन और ट्रैक्शन को मैं आपको बता दूं। कंप्रेशन को दूसरा नाम अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है, मतलब जब दोनों सरफेसेस एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर आप इस पिक्चर को क्लियर कर देखेंगे, इसमें पहले ट्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 33 पे आप फोकस करें। अगर आप पेज नंबर 33 पे जो पिक्चर है उसको देखेंगे, तो अगर आप इस बोल निमा स्ट्रक्चर को, हेड को, ह्यूमरल हेड हो, फीमोरल हेड हो, इसको अगर खींच के आप अवे ले जाओगे, पर दूर ले जाओगे, एक दूसरे से दूर लेके जाओगे, तो आप बेसिकली ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो। और अगर आप इसको करीब ले आओगे तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म कर रहे हो। इसकी दूसरी पिक्चर अगर आप देखें 34 नंबर पेज पे, येलो कलर की, तो तीर का निशान आप किस तरफ जा रहा है? अवे फ्रॉम बॉल जा रहा है। तो जब आप किसी एक कॉनकेव सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस के कंपेयर में दूर लेके जाते हो, तो वो ट्रैक्शन कहलाती है। एक 33 पेज पे हम कॉन्वेक्स सरफेस की ट्रैक्शन दे रहे हैं, और 34 पे हम जो है वो कॉनकेव सरफेस की दे रहे हैं, लेकिन दोनों में ट्रैक्शन कॉमन है, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेशन को देखना है, ये अप्रोक्सीमेशन है पेज नंबर 35 के ऊपर। अगर आप तीर का निशान गौर से देखेंगे तो जब आप अपना ह्यूमरल हेड
जो ह्यूमरल हेड को मजीद गिलिनोइड केविटी में अंदर लेके जाएंगे, तो आप बेसिकली अप्रोक्सीमेशन दोनों चीजों को, दोनों सरफेसेस को करीब लाना, जिसका दूसरा नाम कंप्रेशन भी है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये करते क्यों है हम? बहुत सारी वजूहत से। ट्रैक्शन हम देते हैं, अगर कहीं पे नर्व कंप्रेशन है उसको रिलीव करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिपार्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे वजूहत है, ठीक है। और कंप्रेशन भी हम मुख्तलिफ वजूहत से, जैसे सर्वाइकल कंप्रेशन स्पलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है नर्व की इन्वॉल्वमेंट, वर्टिब्रल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए, ठीक। और भी बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं। और थर्ड टेक्निक क्या है आपकी? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का डायरेक्शन अगर आप देखना हो तो पेज नंबर 35 थोड़ा सा देख लें इस पिक्चर को गौर से। ग्लाइडिंग हम हमेशा परपेंडिकुलर देते हैं। अगर आपका ब्लू स्ट्रक्चर बॉल को देख लें और ग्लाइडिंग का डायरेक्शन देख लें, अपोजिट है। ट्रैक्शन पैरेलल है लेकिन ग्लाइडिंग परपेंडिकुलर। और ग्लाइडिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आपको पता है। ग्लाइडिंग मतलब ऑसिलेटरी मूवमेंट्स हम देते हैं ज्वाइंट के एक सरफेस के और दूसरे सरफेस को स्टेबलाइज करते हैं। और मेन ग्लाइडिंग की इंडिकेशन क्या है? आपकी हाइपोमोबिलिटी। जहाँ पे ज्वाइंट आपका हाइपोमोबाइल हो जाता है, हम वहां पे ग्लाइड देते हैं। हमने अभी भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था नी ज्वाइंट के ऊपर। अगर आपने नी की एक्सटेंशन को प्रमोट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप पोस्टीरियर ग्लाइड देते हो। तो ग्लाइडिंग एक ऐसी मूवमेंट है जिससे हम मोबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब हम मोबिलिटी रेंज ऑफ मोशन को ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसके पैरेलल पूछते जाओ, आई डोंट माइंड। अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थर्ड चल रहा है और ये बुक में आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में नहीं, लेकिन जब मैं आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में दे दूंगा, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हो। और ये रिकॉर्डिंग भी आपको ड्राइव के थ्रू मिल जाएगी, डोंट वरी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो शुड आई प्रोसीड? आगे प्रोसीड करूँ या यहाँ तक ठीक है? या कोई किसी का कंसर्न क्वेश्चन हो तो वो भी साथ साथ पूछता जाए। ओके। तो सिर्फ हम एक लेक्चर में चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल मेरे ख्याल से 18 चैप्टर्स है। और फिर हमें प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करना होगा। तो पहले हम, ओके, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल है, वही रूल 1 है, रूल 2 है। और मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। किसी में कहीं पे भी कहीं भी आपको लोगों को कंफ्यूजन हो, आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ग्रेड 1 ग्रेड 2 और जितने भी हम मोबिलाइजेशन के ग्रेड पढ़ते हैं, आप लोगों को मैं एक पिक्चर दिखा दूं। ये पेज नंबर आप लोग 41 आप लोगों को शो हो रहा है। ये जो ग्रेड 1 2 3 है ना, ये क्लासिफिकेशन है केल्टन बॉन्ड की। केल्टन बॉन्ड ने मोबिलाइजेशन के ग्रेड डिफरेंट डिवाइड किए थे, 3 में डिवाइड किया था, जिसके डिफरेंट नाम दिया था, लूजनिंग, टाइटनिंग और स्ट्रेचिंग। लेकिन आगे चल के जो अभी रिसेंटली हम मेटलैंड और मोलिगन वगैरह को पढ़ते हैं, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इसमें ज्यादातर जो है वो मेटलन के ग्रेड को फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए आप मेटलन को ही पढ़िएगा। लेकिन ये मैं पढ़ा जरूर देता हूँ, ऐसा नहीं हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो केल्टन बॉन्ड के हिसाब से ग्रेड 3 थे। और ग्रेड 1 है लूजनिंग, मतलब एक ऐसी पोजीशन जिसमें आर्टिकुलर सरफेसेस और स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आपस में लूज होती हैं। अभी तक वो उसमें स्लैक मौजूद है बेसिकली। जब आप उसको मजीद खींचते हो ग्लाइड्स को या उस जॉइंट आर्टिकुलर सरफेसेस को, तो वो आपस में टाइट हो जाते हैं। और जब उस टाइट स्ट्रक्चर से भी बियॉन्ड द प्लास्टिक रेंज जाते हो, तो फिर जॉइंट में स्ट्रेचिंग आ जाती है। इसका आपको एक एक करके भी आप एक्सप्लेन करना चाहो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ग्रेड 1 जो है पेन रिलीव होता है और वाइब्रेटरी मूवमेंट्स होता है। ग्रेड 1 जो है बेसिकली वो सिर्फ किसी फोर्स के बगैर भी आ सकता है। फोर्स के बगैर कैसे आता है? हर जॉइंट की एक स्पेसिफिकली पोजीशन होती है। जब फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्वाइकल का मिसाल देता हूँ, जब आप सर्वाइकल को स्लाइट एक्सटेंशन में लेके जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेड 1 में आ जाता है। उसके लिए आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको कहा था ना, मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, ये जॉइंट की पोजीशंस और रेंजेस का खेल है बेसिकली। तो आप उसको एक पोजीशन में लाते हो, हर जॉइंट की अपनी अपनी पोजीशन होती है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि जब ग्रेड 1 बेसिकली यूज होता है पेन को रिलीव करने के लिए, जिसमें वाइब्रेटरी मूवमेंट दी जाती है। और ग्रेड 1 ट्रैक्शन बेसिकली साइमल्टेनियसली एक ग्लाइड टेस्ट है, दी जाती है। और वो बहुत सारी वजूहत के लिए, कंप्रेशन फोर्स रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और भी बहुत सारी वजूहत होती है। ग्रेड 2 जो है बेसिकली, जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट जॉइंट प्लेट ट्रैक्शन है और उसमें ग्लाइड मूवमेंट्स भी दी जाती है, वो भी पेन को रिलीव करने के लिए। लेकिन जो ग्रेड 3 है वो स्ट्रेचिंग, मतलब रेंज अचीव करने के लिए, और जो शॉर्टेंड स्ट्रक्चर है वो गेन करने के लिए। तो मोबिलिटी को रेंज गेन करने के लिए, और मोबिलिटी गेन कैसे होगी? उन स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करते हुए। तो ज्वाइंट के ऊपर अगर होगा फॉर एग्जांपल, तो उसको हम ट्रैक्शन का नाम दोगे। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर के ऊपर होगा तो हम उसको स्ट्रेचिंग का नाम देंगे। तो 3 तरह के ग्रेड्स
उन्होंने दिए थे। अगर उसको मजीद भी अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो ये यहाँ पे पेज नंबर 40 पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि यूजिंग ए ट्रांसलेटर ग्रेड्स ऑफ द मूवमेंट। तो ग्रेड 1 रिलीव करता है पेन को विथ वाइब्रेटरी मूवमेंट से। ग्रेड 2 टेस्ट जॉइंट प्ले है जिसमें ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग दी जाती है। और ग्रेड 3 में मोबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है बाय स्ट्रेचिंग द शॉर्टन स्ट्रक्चर। तो ये तीन तरह के ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द कैल्टन बोर्ड। और मेटलन के अकॉर्डिंग, मेटलन के जो ग्रेड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से तो ग्रेड 5 है। ग्रेड 1 2 mobilization for pain short term goal pain management, grade 3 for the range, और grade 5 तो आपको मैनिपुलेशन है। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 3 चैप्टर हम यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस रिकॉर्डिंग में आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पूछ सकते हो। और कल की इंशाल्लाह टाइमिंग भी आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं, आप 10 की टाइमिंग रखें, आई डोंट माइंड। तो कल भी हम कर लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग हम अलग से ड्राइव में आपको बना के दे दूंगा, डिप्लोमा इन मेनोथेरेपी के नाम से। और जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो हफ्ते में 2 होंगी, वेडनेसडे और थर्सडे। कल आपकी क्लास होगी, इस हफ्ते आपकी ऑनलाइन क्लासेस 2 ही होंगी, वेडनेसडे, हर वेडनेसडे थर्सडे को आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। और डीजी खान वालों के लिए फ्राइडे, ये सैटरडे मंडे ट्यूसडे फिजिकल क्लासेस होंगी। और लाहौर वालों के लिए उसको मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम इसको यहाँ पे एंड करें। ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो कल भी इंशाल्लाह 10 बजे अगर क्लास हुई तो हम कल इसको मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ डॉक्टर मरियम, क्लासेस जो है वो आपको लेक्चर वाइज ही शुरू होंगे। हम मैं इसका नाम क्लास 1 दे दूंगा। तो उसको ड्राइव पे जब अपलोड करूंगा तो जब आप ड्राइव ओपन करोगे ना तो लेक्चर 1 2 लेक्चर 3 4 करके आएंगी। नो नीड टू वरी। तो कल वाला लेक्चर लेके फिर मैं कलेक्टिवली इसको वीकेंड पे अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया? थैंक यू।